मैं इंजीनियर AK सिंह RVS पॉलीटेक्निक बिजपुरी आगरा से सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच का 3rd ईयर 6th सेमेस्टर का सब्जेक्ट CMA ED का टॉपिक है रोकड़, लेन देन तथा लेखा। यूनिट 11 लेक्चर 1 सरकारी धन। सरकारी धन सिविल इंजीनियरों का मुख्य कार्य विभिन्न सार्वजनिक कार्यों का निर्माण तथा उनकी संतोषजनक ढंग से मरम्मत या अनुरक्षण के लिए है। इसके लिए उसे सरकारी धन का लेन देन करना होता है। सरकारी धन की सुरक्षित और सही ढंग पर रखरखाव की जिम्मेदारी लेन देन करने वाले व्यक्ति विशेष की होती है। अधिकारी और कर्मचारियों द्वारा सरकारी धन के दुरुपयोग को रोकने के लिए सरकार ने आवश्यक नियम उपनियम बना रखे हैं, जो वित्तीय हस्तपुस्तिका, लेखा कोड, आज्ञा ज्ञान, आज्ञासार संग्रह में लिखित रूप से उपलब्ध है। आहरण और वितरण अधिकारी, ड्राइंग एंड डिसबर्सिंग ऑफिसर। सरकार द्वारा जिन अधिकारियों को सरकारी धन की प्राप्ति और भुगतान के अधिकार प्राप्त होते हैं उन्हें आहरण वितरण अधिकारी कहते हैं। प्रायः यह राजपत्रित अधिकारी होते हैं। सरकारी धन को अपनी देख रेख में सुरक्षित रखने तथा इसका दुरुपयोग रोकने की इनकी व्यक्तिगत जिम्मेदारी होती है। सरकारी धन राज्य की ट्रेजरी, कोषागार, सब ट्रेजरी अथवा स्टेट बैंक की निर्धारित शाखा से प्राप्त किया जा सकता है। स्टेट बैंक में सरकार के एजेंट के रूप में कार्य करता है और प्रत्येक जिला, मुकाम या मुख्य नगरों में इसकी शाखा है। रोकड़ या नकदी। एक सामान्य व्यक्ति केवल करेंसी नोट या सिक्कों को रोकड़ के रूप में जानता है, परंतु सार्वजनिक विभाग अकाउंट्स के अंतर्गत निम्नलिखित सभी पत्र रोकड़ मानी जाती है। करेंसी नोट देश में कानूनी तौर से प्रचलित नोट, कागजी मुद्रा जिसे सरकारी करेंसी कहते हैं तथा लेन देन में व्यक्ति को इन्हें अनिवार्य रूप से स्वीकार करना होता है, रोकड़ के अंतर्गत आते हैं। 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 500, 1000 के रुपये होते हैं। प्रत्येक नोट पर इनका मूल्य छपा रहता है। सरकार यानी रिजर्व बैंक द्वारा इस मूल्य के भुगतान की मांगे जाने पर गारंटी अंकित होती है। वैध सिक्के। वैध रूप से राज्य में प्रचलित मुद्रा और सिक्के रोकड़ के अंतर्गत आते हैं। पुराने पैसे, आना, 2 आना, चवन्नी, अठन्नी का प्रचलन अब कानूनी रूप से बंद कर दिया गया है। अब ये वैध सिक्के नहीं हैं। अब पैसे या नए पैसे वैध मुद्रा है, इन्हें ही रोकड़ माना जाता है। अब 1, 2, 5 और 10 रुपयों के सिक्के भी प्रचलन में हैं। डिमांड ड्राफ्ट। यह देश के मान्यता प्राप्त बैंकों द्वारा जारी किया जाता है देय पत्र है, जिसमें बैंक अपनी किसी अन्यत्र शाखा को या किसी अन्य सहयोगी बैंक को अमुक व्यक्ति को अमुक धनराशि भुगतान करने का आदेश देता है। ड्राफ्ट संबंधित बैंक शाखा में पेश करने पर उस पर लिखी धनराशि का भुगतान कर दिया जाता है अथवा यह राशि उस व्यक्ति के खाते में अंतरित कर दी जाती है। डिमांड ड्राफ्ट बैंक में नकद भुगतान करके प्राप्त किया जाता है, जिस पर बैंक अपना कमीशन लेता है। प्रेषण अंतरण रसीद है। यह सरकारी खाते का विशेष डिमांड ड्राफ्ट होता है, जो किसी अन्य स्थान पर रह रहे व्यक्ति अथवा संस्था को सरकारी देय का भुगतान करने के लिए जारी किया जाता है। जिस बैंक के नाम RTR जारी किया जाता है उसको प्रस्तुत करने पर इस पर अंकित धनराशि का भुगतान हो जाता है। पोस्टल ऑर्डर या डाक विभाग द्वारा जारी पोस्टल ऑर्डर भी रोकड़ के अंतर्गत आते हैं। रसीदी टिकट। 20 रुपये से अधिक भुगतान की रसीद पर रसीदी टिकट लगाना आवश्यक है, तभी वह रसीद मान्य है। आहरण वितरण अधिकारी आवश्यक संख्या में रसीदी टिकट रखता है। इन रसीदी टिकटों को रोकड़ के रूप में लिया जाता है। डाक टिकट रोकड़ के अंतर्गत नहीं आते हैं। पत्र जो रोकड़ के अंतर्गत नहीं आते हैं वो हैं सरकारी प्रतिभूतियाँ, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, ऋण पत्र, डिबेंचर्स, बैंक की जमा रसीदें, बॉन्ड जो जमानती जमा पत्र के रूप में स्वीकार हैं, रोकड़ के अंतर्गत नहीं आते हैं। रोकड़ का भुगतान
डिसबर्समेंट ऑफ कैश। लोक निर्माण विभाग में सभी प्रकार के रोकड़ के वितरण और भुगतान का अधिकार खंड अधिकारी यानी अधिशासी अभियंता को होता है। वह यह अधिकार कार्य की दृष्टि को रखते हुए विभागीय आज्ञा सार संग्रह के अनुसार अपने अधीनस्थ उपखंड अधिकारी सहायक अभियंता को लिखित आज्ञा द्वारा दे सकता है। उपखंड अधिकारी सरकारी धन की प्राप्ति और भुगतान खंड अधिकारी की जिम्मेदारी पर करता है। ऐसे सभी सरकारी अधिकारियों के लिए जिन्हें रोकड़ प्राप्ति और भुगतान के अधिकार प्राप्त हैं, सभी नकद लेन देन का लेखा बही कैश बुक में रखना आवश्यक है। रोकड़ बही या कैश बुक सभी नकद लेन देन का ब्यौरा क्रमवार और तिथि अनुसार एक रजिस्टर में अंकित किया जाता है, जिसे कैश बुक कहते हैं। यह एक महत्वपूर्ण और मूल अभिलेख है, रिकॉर्ड है, जिसको सही और संतोषजनक रूप से रखने की जिम्मेदारी आहरण और वितरण अधिकारी की होती है। रोकड़ बही पुख्ता जल्दबड़ी बही होती है, जिसके पृष्ठों पर मशीनी नंबर पड़े होते हैं। निर्धारित खाने कॉलम बने रहते हैं। बाईं तरफ पृष्ठ पर रिसीप्ट्स प्राप्ति और दाईं ओर के पृष्ठ पर भुगतान यानी पेमेंट्स का ब्यौरा अंकित किया जाता है। रोकड़ बही प्रपत्र एक PWA फॉर्म नंबर 1 पर छापी जाती है। खंड अधिकारी उपखंड अधिकारी तथा इन कार्यों के लेखा लेखिक रोकड़ या रोकड़ बही में प्रविष्टियाँ कर सकते हैं। जब किसी अधीनस्थ द्वारा रोकड़ बही लिखी जाती है, आहरण वितरण अधिकारी प्रत्येक प्रविष्टि की स्वयं जांच करेगा। भुगतान की दृष्टि से खंड और उपखंड अधिकारी अपने कार्यालय में 2 रोकड़ बही खाते रखते हैं। पहला मेन कैश बुक मुख्य रोकड़ बही और दूसरा सहायक रोकड़ बही सब्सिडरी कैश बुक। मुख्य रोकड़ बही निर्माण कार्यों से संबंधित सभी लेन देन का ब्यौरा मुख्य रोकड़ बही में रखा जाता है। खंड कार्यालय विविध प्राप्तियां और भुगतान भी इसी रोकड़ बही में दर्ज किए जाते हैं। सहायक रोकड़ बही सुविधा की दृष्टि से सभी नियमित स्थापना रेगुलर एस्टेब्लिशमेंट के वेतन और भत्तों के भुगतान का लेखा सामान भुगतान वाली रोकड़ बही से अलग एक अन्य रोकड़ बही में रखा जाता है, जिसे सहायक रोकड़ बही कहते हैं। इस बही के अंतर्गत प्राप्त नकदी भी अलग रखी जाती है। अतः खंड अधिकारी 2 रोकड़ बही रखता है, एक मुख्य रोकड़ बही, दूसरी सहायक रोकड़ बही। सत्यापन के समय मुख्य रोकड़ बही और सहायक रोकड़ बही दोनों की अधिशेष रोकड़ एक साथ गिनी जाती है। तिजोरी या केस पेटी या चेस्ट ट्रेजरी बैंक या अन्य स्रोतों से प्राप्त सरकारी रोकड़ निपटान होने तक तथा अवशेष नकदी की सुरक्षा की पूर्ण जिम्मेदारी DDO की होती है। इस रोकड़ को धातु की बनी एक मजबूत पेटी तिजोरी में रखा जाता है। तिजोरी की सुरक्षा के विशेष उपाय किए जाते हैं। रोकड़ के लेन देन में सावधानी है। प्रिकॉशंस इन हैंडलिंग ऑफ कैश। प्रत्येक कर्मचारी जिनके हाथों में सरकारी धन का लेन देन होता है, व्यक्तिगत तौर पर उस धनराशि की सुरक्षा का जिम्मेदार होगा। सभी प्राप्ति और भुगतान का निर्धारित रसीदी और प्रपत्रों पर रखेगा और इसकी सत्यता का जिम्मेदार रहेगा। सरकारी रोकड़ को अपने निजी धन से अलग रखेगा। सरकारी लेखों को गड़बड़ नहीं करेगा। तिजोरी पर 2 अलग अलग प्रकार के मजबूत ताले पड़े रहेंगे। एक ताले की चाबी रोकड़ अधिकारी के पास और दूसरे ताले की चाबी उसके कैशियर या अधीनस्थ या गार्ड के पास रहेगी। जब भी तिजोरी खोलना होगा, दोनों व्यक्तियों की उपस्थिति लाजमी रहेगी। इसके अंतराज चाबी रजिस्टर में किया जाएगा। प्रत्येक वर्ष अप्रैल मास में प्रयोग लाई जा रही चाबियां कोषाधिकारी के पास सुरक्षित चाबी के सेटों का अदल बदल किया जाएगा। इसकी प्रविष्टि उपरोक्त रजिस्टर में की जाएगी। रोकड़ प्राप्त करने की विधि। आहरण वितरण अधिकारी निम्नलिखित 2 प्रकार से सरकारी रोकड़ प्राप्त करता है। पहला ट्रेजरी के नाम बिल बनाकर, दूसरा अपने हस्ताक्षरित
चेक द्वारा नियमित स्थापना के अंतर्गत आने वाले खंड के सभी राज्य कर्मचारियों का वेतन और भत्ते का बिल प्रति माह बनाकर ट्रेजरी को पेश किया जाता है। पास हो जाने पर ट्रेजरी बैंक से नकद धनराशि प्राप्त की जाती है। अन्य सभी भुगतान के लिए चेक प्रणाली अपनाई जाती है, जहां ट्रेजरी के अभिकर्ता के रूप में स्टेट बैंक भुगतान करता है। वहां पर स्टेट बैंक का चेक जारी किया जाता है। 20 रुपये से अधिक का भुगतान चेक द्वारा करना अनिवार्य है। कोई भी आहरण और वितरण अधिकारी अपने खंड की सीमा से बाहर स्थित ट्रेजरी या बैंक या अन्य राज्य का चेक बगैर महालेखाकार की पूर्व अनुमति के जारी नहीं कर सकता। चेक द्वारा भुगतान बैंक खाता चेक खाता धारक द्वारा अपने बैंक को एक लिखित आदेश है, जिसे बैंक को प्रस्तुत करने पर बैंक उसे अथवा चेक धारक को जिसका चेक पर नाम लिखा है, चेक पर अंकित धनराशि का नकद भुगतान कर देगा। यदि चेक को क्रॉस कर दिया गया है तो चेक की रकम धारक के खाते में अंतरित कर दी जाती है। सरकारी विभागों में नियमित स्थापना के वेतन और भत्तों के अतिरिक्त अन्य सभी भुगतान चेक द्वारा किए जाते हैं। सामान्यतः 10 रुपये से कम राशि का चेक नहीं काटा जाता। चेक वितरण अधिकारी द्वारा जारी किए जाते हैं। चेक के संबंध में निम्नलिखित बातें ध्यान देने योग्य हैं। चेक बुक, जिस पर 10, 20, 100 छपे हुए मशीन नंबर पड़े चेक होते हैं, संबंधित ट्रेजरी सब ट्रेजरी से मांग पत्र भेजकर प्राप्त की जाती है। चेक बुक के प्राप्त होने पर कोरे चेकों की ध्यानपूर्वक गिनती की जाती है और संख्या सही पाए जाने पर प्रमाण चेक बुक के आवरण फ्लाई लीफ पर कर दिया जाता है। यदि चेक बुक में कम चेक है तो उसकी लिखित सूचना संबंधित ट्रेजरी को दी जानी चाहिए। चेक लिखने की विधि: बैंक चेक स्याही से ध्यानपूर्वक भरा जाएगा। चेक जारी करने की तिथि, प्राप्त करने वाले व्यक्ति का पूरा नाम, चेक की रकम अंकों और शब्दों में साफ और स्पष्ट लिखी जाएगी। चेक जारी करने वाले अधिकारी के हस्ताक्षर होंगे। यह हस्ताक्षर ट्रेजरी और बैंक में दर्ज नमूने के हस्ताक्षर के अनुरूप होंगे। सार्वजनिक निर्माण के चेकों पर आड़ी दिशा में लाल स्याही से निम्न प्रविष्टि करना आवश्यक है: नॉट मोर देन रुपीस। रुपये के आगे चेक की मूल राशि से अगली पूर्ण संख्या डाली जाती है। यदि चेक 710 रुपये का है तो 711 रुपया से अधिक नहीं शब्द लिखे जाएंगे। इसे क्रॉस एंट्री कहते हैं। चेक पर कोई पुनः लेखन ओवर राइटिंग नहीं की जाएगी। प्रत्येक कटिंग या संशोधन पर आहरण अधिकारी के हस्ताक्षर होना आवश्यक है। चेक की विवरण तिथि, धनराशि, भुगतान प्राप्त करने वाले व्यक्ति का नाम चेक की काउंटर फाइल पर लिखे जाएंगे। इस पर आहरण अधिकारी के लघु हस्ताक्षर भी रहेंगे। सामान्यतः सरकारी लेन देन में ऑर्डर चेक ही जारी किया जाता है। ऐसे चेक का भुगतान बैंक प्राप्तकर्ता की पहचान करवा कर करता है अथवा धनराशि उसके खाते में जमा कर दी जाती है। चेक के बाहर ऊपरी बाएं कोने पर 2 तिरछी रेखाएं खींच देने पर भी बैंक इस चेक का नकद भुगतान नहीं करेगा। ऐसे चेक को क्रॉस चेक कहते हैं। तिरछी रेखाओं के मध्य खाते द्वारा भुगतान पेई अकाउंट ओनली लिखने पर प्राप्तकर्ता के खाते के द्वारा चेक का भुगतान होगा, नगद नहीं। कालातीत चेक का भुगतान चेक पर लिखी गई तिथि के 3 मास के भीतर बैंक को प्रस्तुत करके प्राप्त कर लेना चाहिए, अन्यथा चेक कालातीत हो जाता है। कालातीत चेक पर बैंक भुगतान रोक देता है। खोए हुए चेक: यदि किसी व्यक्ति को दिया गया चेक वास्तव में गुम हो जाता है तो वह व्यक्ति इसकी सूचना तुरंत वितरण अधिकारी को देगा और सूचना प्राप्त होने पर वह अधिकारी संबंधित ट्रेजरी या बैंक को खोए हुए चेक का भुगतान रोकने का आदेश देता है और ट्रेजरी बैंक से अग्रलिखित प्रमाण पत्र प्राप्त करता है।
निरस्त करने की प्रक्रिया। जब चेक वितरण अधिकारी के कब्जे में हो, जब चेक अभी तक वितरण अधिकारी के पास पड़ा है तो इसे कारणवश से निरस्त करना हो तो चेक के प्रतिपूरण पर शब्द निरस्त लिखकर अधिकारी अपने हस्ताक्षर कर देता है और चेक को रद्द करके नष्ट कर दिया जाता है। इस आशय की प्रविष्टि रोकड़ बही के भुगतान पृष्ठ पर ट्रेजरी और बैंक के कॉलम में ऋणात्मक भुगतान में दिखाई जाती है, जिससे रोकड़ मिलान में कठिनाई न हो। यदि चेक वितरण अधिकारी के पास नहीं है तो इस दशा में वितरण अधिकारी ट्रेजरी और बैंक को इस चेक के भुगतान पर रोक लगाने के लिए निम्नलिखित आदेश देगा और ट्रेजरी बैंक से निम्नलिखित प्रमाण पत्र प्राप्त करेगा। प्रमाणित किया जाता है चेक संख्या रुपये इतने का अभी तक भुगतान नहीं हुआ है, इसके बाद प्रस्तुत करने पर इस चेक का भुगतान नहीं किया जाएगा। बैंक से भुगतान रोक दिए जाने की सूचना प्राप्त होने पर वितरण अधिकारी चेक के प्रतिपूरण पर इस आशय की प्रविष्टि कर लेगा और रोकड़ बही में ट्रेजरी और बैंक के कॉलम में चेक की राशि ऋणात्मक भुगतान दिखाकर कर देगा। चोरी चले गए चेक, लौटाए गए चेक, सरकारी धन प्राप्ति की रसीद। सरकारी खाते में जब कोई धन प्राप्त किया जाता है, जब सरकारी खाते में जब कोई धन प्राप्त किया जाता है तो उस धनराशि की अविलंब रसीद देना जरूरी अनिवार्य है। यह रसीद छपे हुए प्रपत्र पर धन वसूल करने वाले सरकारी कर्मचारी द्वारा धन जमा करने वाले व्यक्ति को दी जाती है। यह भुगतान का प्रमाण पत्र है। रसीद पर कार्यालय का नाम, जमा या भुगतान करने वाले व्यक्ति का पूरा नाम, प्राप्त की गई राशि, अंकों और शब्दों में, प्राप्ति का उद्देश्य, प्राप्ति की तिथि साफ और स्पष्ट शब्दों में दर्ज होनी चाहिए। रसीद पुस्तिका। धन प्राप्ति की रसीद सार्वजनिक कार्य लेखा प्रपत्र 3 पर दी जाती है। यह एक रसीद पुस्तिका में 100 रसीदें डुप्लीकेट में छपी होती है। मशीन क्रम संख्या पड़ी रहती है। बैक टू बैक कार्बन लगाकर रसीद तैयार की जाती है ताकि जमा करता वाली रसीद के पीछे भी भुगतान का विवरण उभर आए। बाद में रसीद में कोई गड़बड़ न हो। रसीद की मूल प्रति धन जमाकर्ता को दे दी जाती है। कार्बन प्रिंट वाली दूसरी प्रति मूल अभिलेख में रख ली जाती है। इन सरकारी रसीदों पर रसीदी टिकट नहीं लगाया जाता है। निम्नलिखित स्थितियों में रसीद नहीं दी जाती है। स्थानीय बैंक शाखा द्वारा जारी की गई निजी चेक की भुगतान होने तक रसीद नहीं दी जाती। बिल या बाउचर में कटौती प्राप्त राशि की रसीद नहीं दी जाती। टेंडर फॉर्म की बिक्री से प्राप्त धनराशि की अलग अलग रसीदें न काटकर कुल बिके फॉर्म के मूल्य की एक ही रसीद बना दी जाती है। टेंडर के साथ ठेकेदार द्वारा जमा धनराशि अर्नेस्ट मनी को अलग रजिस्टर में दर्ज कर लिया जाता है। टेंडर खुल जाने पर अस्वीकृत टेंडर दाताओं को उनकी रकम उपरोक्त रजिस्टर पर रसीदी टिकट लगाकर हस्ताक्षर कराकर लौटा दी जाती है। अपर अभियंता द्वारा सरकारी धन प्राप्ति के स्रोत। पहला है निरीक्षण गृहों और डाक बंगलों का किराया, बिजली का शुल्क, पुराने बेकार टूटे हुए औजार मशीनों की नीलामी से प्राप्त धन, स्टॉक के फालतू सामान की बिक्री से, अनावासीय भवनों कार्यालयों आदि के परिसर में उगी घास की नीलामी से, नहर पट्टी सड़क सरकारी भवनों में सूखे या गिरे हुए वृक्षों की बिक्री से, फलदार वृक्षों के फलों की फसल की नीलामी से प्राप्त धनराशि, सरकारी कार्यालयों में साइकिल स्टैंड कैंटीन का ठेका उठाने से प्राप्त धनराशि। अपर अभियंता की रसीद पुस्तिका। रिसीप्ट बुक इश्यूड टू ए जेई। सामान्य रसीद पुस्तिका में रसीद 2 प्रतियों में छपी होती है। यह रसीद पुस्तिका वितरण अधिकारी के पास होती है जो कैश बुक भी रखते हैं। रसीद कार्बन पेपर लगाकर 2 प्रतियों में तैयार की जाती है। प्रथम प्रति भुगतानकर्ता को दे दी जाती है और द्वितीय प्रति कार्यालय में रिकॉर्ड के रूप में रखी जाती है। सरकारी धन प्राप्त करने के अधिकार कुछ स्थितियों में ऐसे अधिकारियों को भी दिए जाते हैं जो वितरण अधिकारी
नहीं होते हैं और रोकड़ बही नहीं रखते। अभय अभियंता भी इसी वर्ग के अंतर्गत आते हैं। अतः ऐसे अधिकारी जिनके पास रोकड़ बही नहीं होती है, रसीद पुस्तिका 3 ट्रिप्लिकेट वाली जारी वाली होती है, प्रथम प्रति धन जमा करने वाले को दे दी जाती है। द्वितीय प्रति प्राप्त धनराशि के साथ 3 दिन के अंदर उपखंड अधिकारी को भेज दी जाती है ताकि वह अपने रोकड़ बही में इस धन की प्रविष्टि कर सके। तीसरी प्रति अभय अभियंता के पास अभिलेख में सुरक्षित रह जाती है। कैश डिस्पोजल और ट्रेजरी चालान, सरकारी रोकड़ का निपटान। डिस्पोजल ऑफ गवर्नमेंट कैश, सरकारी खाते के अंतर्गत प्राप्त धन को यथाशीघ्र निकटवर्ती ट्रेजरी या स्टेट बैंक की अधिकृत शाखा में उपयुक्त शीर्षक या विविध प्राप्तियों के अंतर्गत जमा कर देना चाहिए। आहरण वितरण अधिकारी यदि आवश्यक हो तो अन्य कार्यों के भुगतान के लिए ट्रेजरी से चेक द्वारा नया धन निकालने के स्थान पर उपरोक्त धनराशि का अस्थायी तौर पर उपयोग कर सकता है, परंतु महीने के अंत में उसे ट्रेजरी को इस धनराशि का भुगतान प्राप्त चेक देना होगा। अभय अभियंता द्वारा प्राप्त सरकारी धन 3 दिन के भीतर चालान द्वारा सरकारी कोष या खंड या उपखंड अधिकारी के पास जमा कराना होता है। कोषागार चालान या ट्रेजरी चालान, ट्रेजरी या बैंक में सरकारी धन जमा करने के लिए एक प्रपत्र भरना होता है। इस प्रपत्र को ट्रेजरी चालान कहते हैं। ट्रेजरी चालान 2 प्रतियों में भरकर तैयार किया जाता है। रोकड़िया या कैशियर धन प्राप्त कर ट्रेजरी चालान को दोनों प्रतियों पर मोहर लगाकर और धनराशि अपने हस्त से अंकों शब्दों में लिखकर अपने हस्ताक्षर करता है। एक प्रति धन जमा करने वाले व्यक्ति को रसीद के रूप में लौटा देता है और अपने रजिस्टर में आवश्यक प्रविष्टि कर बैंक दूसरी प्रति ट्रेजरी को भेज देता है। ट्रेजरी में इस चालान के आधार पर धनराशि संबंधित खाते में क्रेडिट दिखा दी जाती है। जब धनराशि जमा राशि 500 रुपये से कम होती है तो चालान पर केवल रोकड़िया या लेखाकार के हस्ताक्षर होते हैं, परंतु 500 या इससे अधिक राशि जमा होने पर चालान पर कैशियर और बैंक के लेखाकार मैनेजर दोनों के हस्ताक्षर होना आवश्यक है। ट्रेजरी चालान भरने की विधि, सरकार संबंधित विभाग के खाते में धन सही जमा हो जाए, ट्रेजरी चालान ठीक से भरना आवश्यक है। चालान फॉर्म में सबसे ऊपर P/C लिखा रहता है। P मतलब राज्य खाता, C माने सेंट्रल खाता। धन जिस सरकार के खाते में जमा करना है उसी अक्षर को चिन्हित या टिक कर देना चाहिए। फॉर्म पर छपे ट्रेजरी, सब ट्रेजरी, रिजर्व बैंक, स्टेट बैंक शब्दों में उपयुक्त शब्द रहने दिया जाता है, शेष काट देने चाहिए। चालान फॉर्म पर 6 कॉलम होते हैं और जिनमें पहले 4 कॉलम धन जमा करता भरता है तथा शेष विभाग या ट्रेजरी द्वारा पूरे किए जाते हैं। कॉलम 1 में इस कॉलम में धन जमा करने वाले व्यक्ति अपना नाम और पता लिखकर नीचे हस्ताक्षर करता है। 2 इस कार्यालय में कॉलम में जिन अधिकारी के ओर से धन जमा किया जा रहा है उसका पद और कार्यालय का नाम लिखा जाता है। सरकारी धन किसी व्यक्ति के नाम से न होकर अधिकारी के पद नाम डेजिग्नेशन से जमा होता है। सार्वजनिक निर्माण विभाग में ठेकेदार अभय अभियंता आदि सामान्यतः अधिशासी या खंड अधिकारी की ओर से धन जमा करवाते हैं, अतः इस कॉलम में इसी अधिकारी का पता भरा जाएगा। कॉलम 3 धन जमा करने का कारण लिखा जाएगा। यदि धन किसी अधिकारी के आदेश पर जमा किया जा रहा है तो उसके आदेश का संदर्भ देना चाहिए। कॉलम 4 इस कॉलम में जमा की जाने वाली धनराशि अंकित की जाती है। इस कॉलम के नीचे यह राशि क्षैतिज पंक्ति में शब्दों में लिखी जाती है। कॉलम 5 और 6 विभागीय अधिकारी जिसकी ओर से धन जमा किया जाता है के कार्यालय द्वारा भरा जाता है।
कॉलम 5 में लेखा शीर्षक लिखा जाता है। लेखा शीर्षक सही से भरना चाहिए ताकि धन सही खाते में जमा हो जाए। शीर्षक और उपशीर्षक को लेखाकार को जानकारी रहती है। लेखा शीर्ष अन्य प्रविष्टियों की जांच करके संबंधित अधिकारी कॉलम 6 में बैंक को धन प्राप्त रसीद देने के आदेश देता है और अपने हस्ताक्षर भी करता है। सुविधा के लिए यह कार्य अपने लेखाकार या अन्य अधीनस्थ कर्मचारी को भी सौंप सकता है। अग्रदाय या इंप्रेस्ट या एडवांसेस। सरकारी कार्य के हित में किसी अधीनस्थ कर्मचारी को छोटे मोटे सरकारी भुगतानों के लिए दी गई उपयुक्त राशि अग्रदाय या एडवांस कहलाती है। अग्रदाय धारक को भुगतान से पूर्व अग्रदाय दाता की स्वीकृति लेने की आवश्यकता नहीं है, परंतु भुगतान के पश्चात इसका विधिवत लेखा प्रविष्ट करना होता है। खंड कार्यालय में बड़े बाबू, उपखंड में अवर अभियंता ऐसे जिम्मेदार कर्मचारी हैं जिन्हें अग्रदाय दिया जा सकता है। अग्रदाय की आवश्यकता। बड़े सरकारी सभी कार्यालयों में सार्वजनिक निर्माण विभाग में विशेष तौर से प्रतिदिन के कामकाज में बहुत से छोटे मोटे खर्च और भुगतान करने होते हैं, जैसे कार्यालय का बिजली पानी का बिल जमा करना, टूटे फर्नीचर की मरम्मत, फ्यूज बल्बों का बदलना, टाइप मशीन की मरम्मत, अधिकारी की नाम पट्टिका लगवाना, चपरासी की साइकिल की मरम्मत, स्टेशन से सीमेंट की ढुलाई, मस्टर रोल का भुगतान इत्यादि। आहरण और वितरण अधिकारी के पास इतना समय नहीं होता है कि वह उपरोक्त छोटे मोटे भुगतान स्वयं करने के लिए अपना दफ्तर छोड़कर इधर उधर भागता रहे, अतः वह अपने अधीन किसी उपयुक्त या जिम्मेदार कर्मचारी को उपरोक्त प्रकार के भुगतानों के लिए अधिकृत करके उसे एक निर्धारित धनराशि पूर्व दे देता है। इस प्रकार दी गई धनराशि को अग्रदाय या अग्रधन या इंप्रेस्ट कहते हैं। भुगतान करने के पश्चात अधीनस्थ कर्मचारी को इस अग्रदाय का पूर्ण लेखा बनाकर वाउचर सहित वितरण अधिकारी को पेश कर देता है। वितरण अधिकारी उस भुगतान को अपनी रोकड़ बही में दर्ज कर लेता है। अग्रदाय दो प्रकार के होते हैं। परमानेंट इंप्रेस्ट संचालन, छोटे मोटे भुगतान और विभिन्न खुदरा खरीद के लिए विशेष सरकारी कर्मचारी को जो एक निर्धारित धनराशि स्थायी तौर पर पेशगी के रूप में स्वीकृत की जाती है, जिसे स्थायी अग्रदाय कहते हैं। उस कर्मचारी के पास स्वीकृत धनराशि रोकड़ या भुगतान के वाउचरों के रूप में सदा बनी रहती है। वाउचरों को लेखे सहित वितरण अधिकारी को पेश करने पर खर्च की गई राशि उसे नकद या चेक द्वारा पुनः प्राप्त हो जाती है। इस अग्रदाय की निर्धारित राशि उसके पास सदा बनी रहती है। अग्रदाय धारक। सरकारी विभाग में स्थायी अग्रदाय केवल ऐसे कर्मचारियों को ही स्वीकृत किया जाता है जो एक जिम्मेदार पद पर नियमित रूप से कार्य कर रहे हों और अपने पद के लिए निर्धारित जमानत पर ही भर्ती हो और उसके कार्यक्षेत्र में उपयुक्त छोटे मोटे भुगतान आते हों। स्थायी अग्रदाय के नियम। इस राशि निर्धारण। स्थायी अग्रदाय की राशि महीने में सामान्य तौर पर किए जाने वाले भुगतानों को दृष्टि में रखकर कम से कम स्वीकृत करनी चाहिए। बड़ी राशि स्वीकृत करने पर कर्मचारी के पास सरकारी रोकड़ बेकार पड़ी रहेगी, जो कि उचित नहीं है। व्यतीत धन की पूर्ति। जब भी सरकारी स्थायी अग्रदाय की राशि लगभग समाप्त होने वाली हो तो विपत्र 2 पर लेखा बनाकर व्यय की गई रकम की पूर्ति रिक्रूटमेंट कर ली जाती है। इस प्रकार कर्मचारी के पास पुनः अग्रदाय की पूरी राशि हो जाती है। आवश्यक होने पर मास में एक से अधिक बार ही लेखा बनाकर व्यय की गई राशि की पूर्ति की जा सकती है, परंतु आवश्यक श्रम से बचने के लिए अग्रदाय की राशि पहले ही पर्याप्त रखनी चाहिए। मास में कम से कम एक बार निर्धारित तिथि तक अग्रदाय लेखा बंद करके उपखंड अधिकारी को प्रस्तुत करना होगा। निजी धन से पृथकता। अग्रदाय धारक को स्वीकृत अग्रदाय के भीतर ही भुगतान करना चाहिए। निजी धन से सरकारी भुगतान करने पर
कई बार लेखा बनाने में परेशानी आती है। निजी भुगतान पर रोक। अग्रदाय धारक को अग्रदाय की राशि निजी भुगतान के लिए कभी भी खर्च नहीं करनी चाहिए। बिलों को प्रमाणित करना। अग्रदाय धारक रसीद या परचेज के बिलों पर न्यूनतम बाजार पर भाव पर क्रय किया गया का प्रमाण पत्र अंकित करेगा और आवश्यक रूप से सभी वाउचर पर मेरे द्वारा नगद भुगतान किया गया लिखकर अपने हस्ताक्षर करेगा। आपत्तिजनक वाउचर। यदि अग्रदाय लेखे से संलग्न किसी वाउचर पर वितरण अधिकारी को आपत्ति है, तब भी व्यय की गई पूरी राशि की पूर्ति कर दी जाती है और आपत्तिजनक वाउचर की रकम अग्रदाय धारक में नाम आपत्ति दूर होने तक विविध में दिखाया जाता है। आपत्ति का निराकरण हो जाने पर यह अग्रिम समंजित कर दिया जाता है। अग्रदाय में बढ़ोतरी। शास्त्रीय अभियंता स्थायी अग्रदाय की राशि को आवश्यकता अनुसार कभी भी घटा या बढ़ा सकता है, परंतु 100 रुपये से अधिक अग्रदाय स्थायी अग्रदाय शासन की पूर्ण स्वीकृति आवश्यक है। अग्रदाय लेखा का तैयार करना। लेखा तैयार करना। पहला लेखा प्रपत्र। स्थायी लेखा अग्रदाय लेखा प्रपत्र 2 पर तैयार किया जाता है। यह प्रपत्र पृष्ठ 146 पर छापा गया है। यह फॉर्म अस्थायी अग्रदाय के लिए भी प्रयोग किया जाता है। प्रपत्र के कॉलम में भुगतान की तिथि, 2 में वाउचर संख्या, 3 में भुगतान का विवरण, 4 में भुगतान की राशि अंकित की जाती है। कॉलम 5 में लेखे का योग किया जाता है। कॉलम 6 में लेखा शीर्षक द्वारा भरा जाता है। 2 प्रतियों में लेखा। अग्रदाय लेखा 2 प्रतियों में तैयार किया जाता है। दाईं ओर की प्रति वाउचरों सहित समंजन और पूर्ति हेतु वितरण अधिकारी को भेज दी जाती है और बाईं तरफ की प्रति अग्रदाय धारक के पास रिकॉर्ड में रह जाती है। लेखाबंदी। अग्रदाय लेखा राशि के व्यय हो जाने पर महीने में कभी भी बंद करके रोकड़ पूर्ति के लिए भेजा जा सकता है, परंतु महीने में कम से कम एक बार 25 तारीख तक यह लेखा अवश्य बंद करके वितरण अधिकारी को भेजना अनिवार्य है, ताकि वह उस मास की रोकड़ बही बंद करने से पूर्व उसमें अग्रदाय लेखे का अंदराज कर सके। धन प्राप्ति की लाल प्रविष्टि। अग्रदाय की राशि प्राप्त होने पर इसकी प्रविष्टि लाल स्याही से की जाती है, परंतु सभी भुगतान सामान्य स्याही से दर्ज किए जाते हैं। वाउचरों का क्रमण। प्रत्येक भुगतान के समर्थन में वाउचर होना लाजमी है। सभी वाउचरों को कॉलम 4 में शेष नगद राशि दिखाकर से यह कॉलम 5 के बराबर या अग्रदाय राशि के बराबर होना चाहिए। लेखा जांच। वितरण अधिकारी अग्रदाय लेखा प्राप्त होने पर इसके प्रत्येक वाउचर की जांच करके उस पर लघु हस्ताक्षर करके स्वीकृति अंकित करता है तथा लेखा की प्रविष्टियों की जांच आवश्यक है। फर्ज की गई राशि नगद या चेक द्वारा अग्रदाय धारक को दे देता है। अस्थायी अग्रदाय। पारित किए गए कुछ विशेष बिलों का भुगतान करने के लिए किसी कर्मचारी को अग्रिम धन दे दिया जाता है, उसे स्थायी अग्रदाय कहते हैं। स्थायी अग्रदाय में बिलों के भुगतान के लिए इन पर सक्षम अधिकारी के पूर्व स्वीकृति लेना आवश्यक है। स्थायी अग्रदाय में बिलों के भुगतान के लिए इन पर सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति लेना आवश्यक नहीं है, जबकि अस्थायी अग्रदाय से पूर्व स्वीकृति बिलों का ही भुगतान होता है। यह दोनों में मुख्य अंतर है। अस्थायी अग्रदान की कोई राशि नहीं होती है, परंतु यह राशि पास किए गए बिलों की राशि के बराबर होती है, कम या अधिक नहीं। भुगतान हो चुकने के बाद यह वाउचर तथा अग्रदाय का लेखा वितरण अधिकारी को सौंप दिया जाता है और तब यह लेखा बंद हो जाता है। अग्रदाय अस्थायी अग्रदाय कार्य की दृष्टि से
किसी भी जिम्मेदार कर्मचारी को दिया जा सकता है। सामान्यतः अस्थायी अग्रदाय स्वीकृत हो चुके मास्टर रोल और कार्य प्रभावित स्थापना के वेतन बिल तथा अन्य निश्चित भुगतान करने के लिए दिया जाता है। नियम: अस्थायी अग्रदान संबंधी मुख्य नियम। अस्थायी अग्रदाय का लेखा भी स्थायी अग्रदाय की भांति प्रपत्र 2 पर भरा जाना है। अस्थायी अग्रदाय लेखा के अंतर्गत आंशिक रूप के भुगतान के कारण यदि कुछ धनराशि बढ़ जाती है, शेष रह जाती है, लेखे के साथ नगद लौटानी होती है। शेष नगद वापसी बैलेंस रिटर्न इन कैश लिखकर लेखा बंद कर दिया जाता है। तब यह नगद किसी कर्मचारी के पास अगर किसी अन्य कार्य के भुगतान के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता। यदि किसी कर्मचारी के पास दोनों अग्रदाय हैं तो लेखे स्पष्ट रूप से अगल बगल होने रखना चाहिए। स्थायी और अस्थायी अग्रदाय की कंपैरिजन। स्थायी अग्रदाय उपलब्धता: अप्रदाय की राशि नगद वाउचर के रूप में सदा धारक के पास बनी रहती है। यह एक स्थायी पेशगी है। लेखा प्रस्तुत करने और शेष धन लौटाने के पश्चात धारक को कार्य से मुक्त हो जाता है। यह एक अस्थायी पेशगी है। स्वीकृति: बिल वितरण अधिकारी द्वारा पूर्व पारित नहीं होते हैं। स्वीकृति भुगतान के पश्चात लेखा प्रस्तुत करने पर दी जाती है। अतः किसी बिल या आपत्ति पर अनेक उनकी धनराशि अग्रधारक को के नाम से अग्रिम के रूप में डाल दी जाती है। ये अग्रदाय पूर्व स्वीकृत बिलों और के लिए दिया जाता है। अतः भुगतान स्पष्ट होता है, कोई आपत्ति का प्रश्न नहीं उठता। स्थायी अग्रदान की धनराशि पूर्व निर्धारित होती है। इस राशि से अधिक का बिल भुगतान नहीं किया जा सकता। अस्थायी अग्रदाय की राशि स्वीकृत बिलों के योग के बराबर होती है। अतः सभी बिल पूर्णतः चुकाने जा सकते हैं। सीमा: अग्रदाय की राशि सरकारी हित देखते हुए कम से कम निर्धारित की जाती है, परंतु सरकार की पूर्व स्वीकृति ने यह राशि घटाई बढ़ाई जा सकती है। सामान्यतः अस्थायी अग्रदाय की कोई सीमा निर्धारित नहीं है। यह पारित बिल की राशि पर निर्भर करता है। धनपूर्ति: अग्रदाय राशि के व्यय हो जाने पर भुगतान की गई धनराशि को तुरंत पूर्ति की जाती है और अग्रदाय पूर्वक बना रहता है। अग्रदाय की पूर्ति का कोई प्रावधान नहीं है। भुगतान हो चुकने के बाद ही यह लेखा बंद कर दिया जाता है। अग्रदाय संबंधी सामान्य अनियमितताएं: वाउचरों पर ऊपरी लिखित और कटिंग पर उन्हें प्रमाणित करना, नकदी चर्चा पर्चा और वाउचरों पर वांछित प्रमाणपत्र अंकित न करना, वाउचर की तारीख तिथि और क्रमानुसार लेखा प्रपत्र पर चढ़ाना। वाउचर संबंधी निम्नलिखित बातें महत्व रखती हैं। वाउचर के ऊपर भुगतान की तिथि अवश्य डालनी चाहिए। वाउचर के उपलब्ध होने पर छपा हुआ प्रपत्र प्रयोग करना चाहिए। वाउचर की रकम अक्षरों और अंकों दोनों में दर्ज होनी चाहिए। वाउचर सरकारी भाषा में ही होनी चाहिए। यदि अन्य किसी भाषा में है तो भुगतान अधिकारी द्वारा अपने हस्त से भुगतान करने वाले का नाम, भुगतान विवरण और भुगतान की राशि का उल्लेख वाउचर पर अवश्य कर देना चाहिए। वाउचर में कोई काट या ऊपरी लिखत नहीं होनी चाहिए। यदि कोई कटिंग की गई है तो उस पर अधिकारी सहित हस्ताक्षर होने जरूरी है। रोकड़ बही और कैश बुक, प्राप्ति और भुगतान का लेखा। आहरण वितरण अधिकारी अथवा इसके द्वारा प्राधिकृत कर्मचारी सरकारी खाते में प्राप्त धन सभी धन को छपे हुए प्रपत्र पर रसीद इस प्रपत्र पर रसीद देगा। वेतन अधिकारी 10 रुपये से अधिक के भुगतान क्रॉस चेक द्वारा करेगा। नियमित स्थापना का वेतन और भत्तों का भुगतान नकद किया जाता है। रोकड़ में दैनिक लेन देन का लेखा रोकड़ कैश बुक में रखा जाता है।
यह एक महत्वपूर्ण अभिलेख है। रोकड़ बही का प्रपत्र रोकड़ बही को सही और सत्यता से रखने की जिम्मेदारी आहरण वितरण अधिकारी की होती है। वितरण अधिकारी को अपनी तिजोरी में यथासंभव कम से कम रोकड़ रखना चाहिए। तात्कालिक खर्चों के लिए आवश्यक धन रखकर अतिरिक्त रोकड़ को स्थानीय ट्रेजरी और बैंक में जमा करा देना चाहिए। धन जमा करने के लिए उसके पास छिपी हुई ट्रेजर प्रेषण पुस्तिका, जिसमें रोकड़ का हस्ताक्षर इंदराज कर यह ट्रेजरी अधिकारी से धन की प्राप्ति की रसीद लेता है और आधार पर अपनी रोकड़ बही में प्रवेश करता है। रोकड़ लिखने की विधि: प्रपत्र, प्रविष्टियाँ, धनपूर्ति, भुगतान, अग्रदाय की प्रविष्टि, चेकों की प्रविष्टि, ट्रेजरी चालान की प्रविष्टि, रोकड़ बही बंद करना। रोकड़ बही में पाई जाने वाली अन्य त्रुटियाँ: सही प्राप्तियाँ भुगतान घटित क्रम के अनुसार हो, डेबिट क्रेडिट, आय व्यय का लेखाधिक स्पष्ट करने से डेबिट खर्चा और नामे, क्रेडिट प्राप्ति यानी जमा शीर्ष में अलग से दर्ज कर देना चाहिए। इसके साथ ही ये चैप्टर खत्म होता है।